नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश है। लिखा किसने है अगर बात करें तो ये है प्रभास रंजन ने। अब थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि समझ लो कि किस बारे में ये लिख रहे हैं। लिखा तो इन्होंने क्या है कि इंडियाज मास्क ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज ऑफ। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जब हमने 1991 में जो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण और उदारीकरण की जो नीति अपनाई थी, उसका जो मास्क है वो अब क्या हो चुका है, ऑफ हो चुका है या निकल चुका है इंडिया के मुंह से, या जो भी है मास्क अलग हो चुका है। ठीक है, या सीधी सी बात कहें कि कंजर्वेटिव या जो ऐसी इकोनॉमी जो क्लोज्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ गया है इंडिया। इन यही ये सब कहना अपना चाह रहे हैं इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। India's external minister S. Jaishankar recently disapproved of free trade and globalization। अभी रिसेंटली जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन का एक मौका था, उन्होंने क्या कर दिया है, डिसअप्रूव कर दिया उस चीज़ के लिए। ये किस बारे में बात कर रहे हैं, आरसीईपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रीटी, यही है इकोनॉमिक प्रोसेस पार्टनरशिप, सॉरी ट्रीटी नहीं है, पार्टनरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साउंडिंग लाइक अ पॉलिटिशियन ऑफ द वाइगन एरा वेयर द गवर्नमेंट shielded the domestic industries from competition by putting in protectionist barrier, he said। तो यहाँ पर जो विदेश मंत्री का ये बयान है, जो ये इस हिसाब से शो करता है कि ये एक पॉलिटिक्स टाइप की वो है, या राजनीतिक व्यक्ति का वक्तव्य टाइप का लगता है कि राजनीतिक व्यक्ति अपने वोटों की क्षति को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योगों को ज़्यादा नुकसान ना हो, तो उसने क्या किया, ऐसा वक्तव्य दिया और ऐसा काम किया कि भाई हमने इसलिए आरसीईपी साइन नहीं की है। ठीक है, और ऐसे इससे उन्होंने क्या किया है कि सील्ड कर दिया है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए किसी भी प्रकार के कंपटीशन से, मतलब उनको कंपटीशन से बचा लिया है। तो उन्होंने क्या कहा, इन द नेम ऑफ द ओपननेस वी हैव अलाउड सब्सिडी। तो उन्होंने ये कहा कि जो ओपननेस का जो नेम है, मतलब सीधी सी बात है कि ओपननेस मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, सब्सिडी होती है। तो इन्होंने ये कहा कि हम जो ओपननेस या जो सब्सिडी की बात हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, उसके हिसाब से हमने उन जो कंपनियां हमारे भारत में इन्वेस्ट करेंगी उनको हमने सब्सिडी देने की बात कही है। प्रोड्यूस एन अनफेयर प्रोडक्शन एडवांटेज फ्रॉम अब्रॉड प्रिवेल जस्टिफाइड बाय द मंत्र ऑफ ओपन एंड ग्लोबली इकोनॉमी। ठीक है, तो प्रोडक्ट एंड अनफेयर प्रोडक्शन एडवांटेज फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पर जो वो तो सब्सिडी करवाई दी है, सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट एंड अनफेयर प्रोडक्शन ऑफ द एडवांटेज फ्रॉम अब्रॉड प्रिवेल जस्टिफाइड बाय मंत्रा ऑफ ओपन ग्लोबल इकोनॉमी। तो सीधी सी बात ये है कि जो हमने सब्सिडी या ये सब प्रोवाइड अगर करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो अनफेयर जो प्रोडक्शन है या अनफेयर जो लाभ है वो बाहर के लोग ले जाएंगे, और इसको अगर ओपन और ग्लोबल इकोनॉमी कहा जाता है तो ये इनके लिए स्वीकार्य नहीं है। इट वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये एक बहुत असाधारण बात है। क्या, दैट एन इकोनॉमी एज अट्रैक्टिव एज इंडिया, तो जैसे कि एक इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव इकोनॉमी है, क्यों, क्योंकि यहाँ का बहुत बड़ा मार्केट है। अलाउ द फ्रेमवर्क टू बी सेट बाय अदर, तो उसके लिए भी वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो दूसरों के द्वारा व्यवस्था की गई है, या दूसरों के द्वारा बनाए गए फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इंडिया को। तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। ये उन्होंने का पूरा स्टेटमेंट है। अब किसके द्वारा सेटअप किया गया वो आरसीईपी के मेंबर जाने, लेकिन ये इंडिया ने इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया कि वो हमारी शर्तों के अनुसार सही नहीं था। ही वॉज स्पीकिंग एट डायलॉग टेकिंग अ डेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट द मिनिस्टर सेट, और ये इस बता रहे थे एक डायलॉग में, और उन्होंने ये कहा कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हमारे लिए ख़राब हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस या पिछले कुछ सालों का जो एक्सपीरियंस दिया, तो उसमें उन्होंने कहा कि द इफेक्ट ऑफ पास्ट ट्रेड एग्रीमेंट हैज़ बीन डी इंडस्ट्रियलाइज्ड सम सेक्टर। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो हमने पहले कुछ एग्रीमेंट किए हैं
उनसे ये हुआ है कि जो हमारे घरेलू इकोनॉमी में जो लोग काम कर रहे थे उन क्षेत्रों में, वो क्या हो गए, डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए, मतलब उन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इससे डायरेक्टली किसके लिए लाभ नुकसान हुआ, भारत के लिए ही, क्योंकि आज की डेट में बहुत ही कम इंडस्ट्रीज भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। और इसके कई उदाहरण भी हैं, आपको ज़्यादा उदाहरण मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जैसे एपीआई इंडस्ट्रीज़ का ही आपने इशू अगर सुना हो, तो बहुत सी एपीआई इंडस्ट्री जो थी वो इंडिया में बंद हो गई और बाद में जाके चाइना से वहाँ प्रोडक्शन करवाने लगी और फिर एपीआई अब चाइना से इंडिया में आता है, देन हमारी जो मेडिसिन है वो जो बनती हैं। ठीक है, द फैक्ट दैट दीज ऑब्जर्वेशन वर मेड जस्ट डे आफ्टर 15 कंट्री ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन साइंड। तो यहाँ पर ये उस चीज़ के जो मतलब उन्होंने जो डायलॉग कहा उस चीज़ पर क्या कर रहे हैं, उसकी जो टाइमिंग है उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि जब 15 नवंबर को 15 नवंबर को 15 कंट्रीज़ ने 15 या 13 नवंबर को जब साइन कर लिया वो, उसके एक दिन बाद ही, ठीक है, एक दिन बाद ही इन्होंने ये डायलॉग कहा या इन्होंने अपना अभिभाषण दिया। द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, द लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग अरेंजमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग अरेंजमेंट है आरसीपी, इज नो कोइंसिडेंट। तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि एक दिन बाद ही आप उस चीज़ का क्या दे रहे हो, वक्तव्य दे रहे हो या उसके अगेंस्ट में बातें कह रहे हो। द मिनिस्टर ट्राइड हार्ड टू rationalized द गवर्नमेंट डिसीजन टू वॉक अवे फ्रॉम आरसीबी लास्ट ईयर। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, उन्होंने ये कहा, गवर्नमेंट का पक्ष रखा और उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की कि क्यों गवर्नमेंट ने आखिरकार आरसीपी को छोड़ा या जो भी है, मतलब उसमें पार्टनरशिप या उसमें की पार्टनरशिप एक्सेप्ट नहीं की। हाउएवर देयर आर सेवरल फ्लॉ इन मिस्टर जयशंकर्स आर्गूमेंट। अब जो मिस्टर जयशंकर ने जो आर्गूमेंट दिए या जो तर्क दिए उनमें बहुत सी फ्लॉ थे, मतलब फ्लॉ मतलब विसंगतियां थी। कौन कौन सी विसंगतियां थी, रेथोरिक वर्सेस रियलिटी, रेथोरिक मतलब वक्रपटुता या जो कहने वाली बातें होती हैं, वर्सेस वास्तविकता। फर्स्ट बाय रिफ्यूजिंग टू साइन अप आरसीपी अ साइन टू वीकनेस नॉट बोल्डनेस। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि आपने आरसीपी साइन नहीं किया, इससे आपकी वीकनेस दिखाई देती है, ना कि आपकी बोल्डनेस दिखाई देती है। ठीक है, इंडिया इज नाउ ट्रूली एट द मार्जिन ऑफ द रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहाँ पर वास्तविकता में ये है कि जो जो तो इंडिया का क्या है अभी, हाशिए पे है, चाहे रीजनल उसकी बात करें चाहे ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, दोनों जगह। विद ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पर एक बहुत ही कई देशों का जो संगठन है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रिमेनिंग स्लगिश एफटीए आर द गेटवे फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पर वो भी क्या कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी उतनी मदद नहीं कर पा रहा। तो अब वर्तमान उसमें जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही एक बहुत अच्छा गेटवे है इंटरनेशनल ट्रेड करने का। तो मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल हैं वो भी उतने ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वाई नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द मेजर एफटीए इंडिया कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन। और इस हिसाब से अगर हम आरसीपी को निगलेक्ट कर रहे हैं या बहुत बड़ी ग्लोबल चेन को हम पार्टनरशिप को दरकिनार कर रहे हैं या नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो हम ग्लोबल चेन का हिस्सा नहीं बन सकते। India's competitors such as East Asian nation, by virtue of they being embedded in mega FTA, are in superior positions to be part of the global value chain and attract foreign investment। तो यहाँ पर जो जो भी इंडिया के जो कॉम्पिटिटर हैं वो कई बड़े बड़े एफटीए के हिस्सा हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने देश में बुला रहे हैं इन एफटीए के हिस्सा होने के कारण या मेंबर कंट्री होने के कारण ही। Second, has India embraced the economic openness that Mr. Jaishankar lamented about? क्या इंडिया ने एम्ब्रेस की इकोनॉमिक ओपननेस को, मतलब इकोनॉमिक ओपननेस को बढ़ावा दिया, किस चीज़ को, जो जैसा कि मिस्टर जयशंकर ने क्या किया, लेमेंट्स किया। तो यहाँ पर लेमेंट्स का अगर मतलब आपको हो तो लेमेंट्स का मतलब होता है विलाप किया या जो उन्होंने वक्तव्य दिया, ये उसी वक्तव्य पर बात कर रहे हैं जो राइटर हैं। तो आप ये समझ लो लेमेंट्स मतलब, लेकिन आपके लिए मतलब है कोई विलाप करना है किसी चीज़ के लिए, शोकाकुल होना। While India is surely much more open economy than it was 3 decades ago, जो इंडिया श्योरली बहुत बड़ी इकोनॉमी है जैसा कि पिछले 30 साल पहले थी। इंडिया कंटिन्यू टू रिमेन रिलेटिवली क्लोज्ड, और इंडिया
कंटिन्यू रिमेन रही रिलेटिवली क्लोज व्हेन कंपेयर टू अदर मेजर इकोनॉमी, जैसे कि दूसरी मेजर इकोनॉमी है उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया हमेशा एक क्लोज इकोनॉमी की तरह उसने काम किया। अकॉर्डिंग टू WTO, इंडियाज अप्लाइड मोस्ट फेवर्ड नेशन इम्पोर्ट टेरिफ आर 13.8%। तो इंडिया जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन है जिसके टेरिफ सबसे ज़्यादा है 13.8%, विच इज़ द हाईएस्ट फॉर एनी मेजर इकोनॉमी। इम्पोर्ट टेरिफ मतलब किसी भी चीज़ के इम्पोर्ट करने पर सबसे ज़्यादा टैक्स बढ़ा देना। ठीक है, तो जितनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनमें सबसे ज़्यादा है इंडिया का। लाइकवाइज वैसे ही अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑन द इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्टिव इंडेक्स, इंडियाज फिगर इन वेरी रेस्ट्रिक्टिव कैटेगरी। तो यूएन की जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इंडिया का उस फिगर में नाम आया जो कि वेरी रेस्ट्रिक्टिव कैटेगरी है, उसमें इंडिया का नाम आया कि मतलब उसने इम्पोर्ट को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। From 1995 to 2019, India has initiated anti-dumping measure। 1995 से 2019 तक इंडिया ने इनिशिएट कर चुका है एंटी डंपिंग मेजर को, और उसमें कितनी बढ़ोतरी की है 972 टाइम। ठीक है, यहाँ पर जीलियसली एंडेवरिंग टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर ये प्रोटेक्ट या प्रयास हो रहा है किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो घरेलू उद्योग हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कोई अगर इम्पोर्ट नहीं कर पाएगा तो बहुत सी ऐसी चीज़ें उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे यहाँ के आप रूल एंड रेगुलेशन तो जानते ही हो कि पहले केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, और फिर लोकल MLAs हैं। तो यहाँ पर बिजनेस करना कितना टफ है। तो जनरली कंपनियां क्या करना प्रेफर करती थी कि चाइना जो एक वन पार्टी नेशन है वहाँ पर आपको जो अथॉरिटेटिव जो वो मिलती हैं अथॉरिटेटिव सुविधाएं, तो वो बहुत जल्दी मिल जाती हैं। तो इसलिए जनरली कंट्री क्या करती थी कि इम्पोर्ट करना पसंद करती थी, लेकिन इंडिया ने क्या किया, बढ़ा दिया इम्पोर्ट ड्यूटी को। थर्ड, इन ब्लेमिंग FTA फॉर द woes of India's manufacturing, the external minister is contradicting his own government economic survey presented earlier this year, which conclude that India has benefited overall FTA signed so far। तो यहाँ पर जब FTA पर वो ब्लेम कर रहे थे कि उस FTA से हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खत्म हुई, तो जब उन्होंने की खुद की जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसमें ये बताया गया कि जो ओपन इकोनॉमी हुई है या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उससे ओवरऑल हमें फ़ायदा हुआ है अभी तक। तो फिर ये खुद के ही गवर्नमेंट के आंकड़े को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मोर एवर इम्प्यूनिंग FTAs फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स बीइंग ऑब्वियस to be real problem of the Indian industry, which is the lack of competitiveness and absence of struggle reform। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आप FTA को क्या कर रहे हो, दोषारोपण कर रहे हो, ठीक है, या आप क्या कर रहे हो उसकी आलोचना कर रहे हो, तो ये सीधी सी बात है कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स सीधे सी ये है कि आप बेखबर हो किस चीज़ों से, ऑब्लिवियस मतलब बेखबर हो वास्तविक प्रॉब्लम से जो कि इंडिया के इंडस्ट्रीज में है, जो है लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, जहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस की कमी है, और दूसरा है एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और किसी एब्सेंस है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, मतलब एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आप नहीं कर पा रहे हो। फोर्थ, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर फॉलोइंग द फाइनेस्ट ट्रेडिशन ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, और फिर उन्होंने आगे जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का एक ट्रेडिशन है उस चीज़ को फॉलो किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, कि क्रिटिसाइज द पास्ट गवर्नमेंट फॉर कंप्रोमाइजिंग इंडियाज इंटरेस्ट बाय डूइंग बिजनेस एज पर द फ्रेमवर्क सेट बाय अदर। तो यहाँ पर फिर बाद में उन्होंने पुरानी जो गवर्नमेंट है या पास्ट में जो गवर्नमेंट रही उनको क्रिटिसाइज़ किया कि आपने कई ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए जो दूसरों द्वारा बनाए गए, जिनके फ्रेमवर्क दूसरों द्वारा बनाए गए थे उनको। However, he did not share why his government utterly failed in 6 year। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों उनकी गवर्नमेंट फेल्ड हुई पिछले 6 सालों में, टू कन्विंस 50 other RCP nation about the framework that would be advantageous to India। तो एक ऐसे फ्रेमवर्क को पर 15 कंट्री जिन्होंने RCP ज्वाइन किया है उन सभी को क्या कर पाए, कन्विंस कर पाए इस चीज़ को लेकर, समझा पाए इस चीज़ को लेकर, या राजी कर पाए इस चीज़ को लेकर
कि जो हमारा इंडिया का फ्रेमवर्क है उसे आप एक्सेप्ट कर लो। फाइनली, इन क्रिटिसाइजिंग इकोनॉमिक ओपननेस एंड ग्लोबलाइजेशन, द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर wholly ignored the fact that India has been one of the major beneficiary of economic globalization। तो फाइनली अगर देखें तो जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इकोनॉमिक ओपननेस का और ग्लोबलाइजेशन का, एक्सटर्नल अफेयरनल मिनिस्टर पूर्णतः किस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरी, इंडिया एक वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरी था इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का। अ फैक्ट अटेस्टेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक फैक्ट अटेस्ट हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, उसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं या प्रकाशित हुई हैं। पोस्ट 1991 द इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट फास्टर पेस, 1991 के बाद इंडियन इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है। असरिंग इन द एरा ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, कैसे बढ़ी है, इसका आप आगे एग्जाम्पल देखोगे। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट एंड प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया, पॉवर्टी इन रूरल एंड अर्बन इंडिया विच स्टूड एट क्लोज टू 40% इन 2004-5, जो 2004 और 5 में 40% तक पॉवर्टी थी, ऑलमोस्ट ऑल टू अबाउट 20% बाय 2011-12, जो 5 सालों में 2011-12 में 20% तक सिकुड़ गई। दिस वाज ड्यू टू द इंडिया क्लॉकिंग एन एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ ऑलमोस्ट 8% विद इंटरनेशनल ट्रेड। ये सब इसलिए हुआ कि इंडिया ने कंटिन्यू अपनी जो ग्रोथ रेट है वो 8% मेंटेन करके रखी इंटरनेशनल ट्रेड में, बीइंग अ मेजर इंजन ऑफ प्रोग्रेस, और एक मेजर इंजन प्रोग्रेस का मेजर इंजन बनते हुए। फिर क्या है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इकोनॉमिक उदारीकरण। द कमेंट ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गिव अस अ विंडो टू अंडरस्टैंडिंग द लार्जर आइडियोलॉजिकल मूरिंग ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑन फ्री ट्रेड। तो यहाँ पर एक आइडियोलॉजिकल वो दिखाई देता है इनके, जो भी इन्होंने फ्री ट्रेड पर जो निर्णय लिया उससे नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, क्या कि व्हेन मिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 2014 इट वाज वाइडली परसीव्ड दैट व्हाइल हिज गवर्नमेंट माइट बी सोशली कंजर्वेटिव। तो ये बहुत ही, जब 2014 में बने थे तो ये सोचा गया था कि वाइड इट वाज वाइजली परसीव्ड दैट व्हाइल हिज गवर्नमेंट माइट बी सोशली कंजर्वेटिव, हो सकता है इनकी जो गवर्नमेंट है सोशली कंजर्वेटिव रहेगी। इट वुड बी इकोनॉमिकली लिबरल एंड एडवोकेट ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड। तो ये हो सकता है सोशली जो कंजर्वेटिव रहेगी, लेकिन ये आर्थिक रूप से क्या करेगी, ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, और फ्री ट्रेड को भी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। दिस वाज इवन थ्रू ऑल आइडियोलॉजिकल गुरुज ऑफ संघ परिवार वेदर दीनदयाल उपाध्याय और दंतोपंत चैंपियन स्वदेशी ओवरसीज विदेशी। तो यहाँ पर ये उनके जो आइडियोलॉजिकल गुरुज हैं उनका जो कहना था उसी चीज़ को इन्होंने चुना, या उसी चीज़ को क्या किया, आगे बढ़ाया। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द पाथ सोन बाय आइडियोलॉजिकल गुरु। तो जो उन्होंने के आइडियोलॉजिकल गुरु वगैरह ने जो कहा था उसी चीज़ को इन्होंने क्या किया, फॉलो किया। टेरिफ हैव बीन इंक्रीज्ड, टेरिफ बढ़ रहे हैं। FTA वाज बीइंग डिमोनिस्ड, FTA क्या हो रहे हैं, डिमोनिस्ड हो रहे हैं। एंड वोकल फॉर लोकल विच स्ट्राइक एट हार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और जो वोकल और फॉर लोकल की जो जो बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड को क्या कर रहा है, बहुत ही धक्का दे रहा है इस न्यू मंत्र। तो ये एक नया मंत्र है हमारी गवर्नमेंट का। प्राइम मिनिस्टर इज डिजायर टू मेक इंडिया अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और प्राइम मिनिस्टर की ये बहुत बड़ी इच्छा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का एक हब बने इंडिया। इज़ अ पाइप ड्रीम, ये एक पाइप ड्रीम है। क्यों, बिकॉज इट इज़ नेव टू एक्सपेक्ट फॉरेन इन्वेस्टर टू बी गंग हो। तो यहाँ सीधी सी बात है अबाउट इन्वेस्टिंग इंडिया इफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉलिसी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आप ये ऐसे ग्लोबलाइजेशन को रोक के रखोगे तो आप ये आशा या अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई ऐसा सीधा साधा आएगा और वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके चला जाएगा। ठीक है, द मास्क ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज फाइनली ऑफ, जो इकोनॉमिक उदारीकरण का जो वो था मास्क, वो फाइनली क्या हो, उतर चुका है। एंड द रियल आइडियोलॉजिकल कलर
आर देयर फॉर एवरीवन टू सी। और जो रियल आइडियोलॉजिकल कलर जो है वो अब सामने आ चुका है, जो हर कोई देख सकता है। कौन है ये? तो ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर प्रोफेसर हैं और इनके ये पर्सनल रिव्यू हो। सो थैंक यू फॉर टुडे। सो थैंक यू।